आज के मुख्य समाचार। भारी बारिश से सरूरी पंचायत के घोटी गांव में तबाही। NSUI संगठनात्मक चुनाव, नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ी। 29-30 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। गोल पहाड़ी में होमगार्ड का वृक्षारोपण अभियान। ग्रीष्मोत्सव में बिचौलियों की एंट्री पर रोक की मांग। कंगना रनौत के बयान पर कुलदीप सिंह राठौर का पलटवार। नीट पेपर लीक पर SFI का प्रदर्शन। ADR रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री सुक्खू का पलटवार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय शिमला में सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी NSUI के सदस्य के शास्त्री तथा हिमाचल प्रदेश NSUI संगठनात्मक चुनाव के प्रांतीय चुनाव अधिकारी BRO राकेश बैरवा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी गई कि सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की स्वीकृति के बाद NSUI संगठनात्मक चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 28 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। पहले नामांकन प्रक्रिया 24 जुलाई से 28 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन अधिक से अधिक छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे 3 दिनों के आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष NSUI के संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह ऐप आधारित और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों सहित सभी पात्र छात्र छात्राओं को नामांकन का समान अवसर उपलब्ध कराना तथा तकनीकी सुविधा सुनिश्चित कराना है। के शास्त्री तथा राकेश बैरवा ने प्रदेश के सभी पात्र छात्र छात्राओं एवं NSUI कार्यकर्ताओं से 31 जुलाई तक अपना नामांकन पूरा करने और संगठन के लोकतांत्रिक चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि NSUI का लक्ष्य अधिकतम छात्र भागीदारी के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराना है। प्रेस वार्ता में यह भी दोहराया गया कि ऑनलाइन चुनाव प्रक्रिया से संगठन में अधिक पारदर्शिता आएगी और प्रदेश भर के विद्यार्थियों को बिना किसी भौगोलिक बाधा के चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मेरा नाम के शास्त्री है, मेंबर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ NSUI। हमने 13 जुलाई को हिमाचल में NSUI के इंटरनल इलेक्शन अनाउंस किए थे। इलेक्शन के साथ में इलेक्शन कैलेंडर जारी किया। इलेक्शन कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले हमारा था कॉलेज इम्पेनलमेंट। कॉलेज इम्पेनलमेंट के बाद में 24 जुलाई से 28 जुलाई तक नॉमिनेशन की डेट थी, जो आज 28 लास्ट डेट है। इसके साथ में हमारी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर यहाँ पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, उन लोगों के सामने जो सवाल आए, उन सवालों को आंसर करने के लिए हमने आज आप लोगों के बीच में ये पत्रकार वार्ता रखी। सबसे पहले हमारे बीच में जो लोगों का सवाल था, वो सवाल ये था कि जो छात्र फर्स्ट ईयर में है, एडमिशन लिया है, उनके पास कॉलेज का ID कार्ड नहीं है, वो लोग कैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हमारा आंसर है कि जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ID कार्ड नहीं मिला है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो ID कार्ड मिलने से पहले वो फोटो अटेस्टेड कोई भी ID अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ला करके हमें देता है तो CEA उसको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलाउ करेगी। सेकेंड पार्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप में ID थोड़ा देर से मिलती है, लेकिन जब उसका एडमिशन होता है स्टूडेंट का तो उसको फीस स्लिप मिल जाती है। तो जो फीस स्लिप है उस पर हम उसको मेंबर बना देंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये थी, लोगों का ये एक हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट था। हमारा पूरा ये इलेक्शन सिस्टम ऑनलाइन है, ऐप बेस्ड है, नेट कनेक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। पिछले 3-4 दिन से हिल एरिया होने के कारण यहाँ वेदर भी खराब है और नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। मिनिमम एक आदमी को अगर नॉमिनेशन फाइल करना है तो उसको 5 से 10 मिनट का टाइम चाहिए होता है अच्छे नेट स्पीड के साथ में, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज, हमारा ऐप एंड्रॉयड पे तो अवेलेबल था, लेकिन
आईफोन पे अवेलेबल होने में थोड़ा उनको 2 दिन टाइम लगा। कल इवनिंग में वो एप्पल पे अवेलेबल हुआ। तो इन 2 चीज़ों को देखते हुए सीईए ने ये डिसाइड किया कि हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सिटी में रहता है या जिसके पास हाई स्पीड डेटा है या अच्छे गैजेट्स हैं वही केवल नॉमिनेशन कर पाए। जो रूरल एरिया में रह रहा है, रिमोट एरिया में रहता है, लेकिन वो स्टूडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो उसको भी पूरा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी नॉमिनेशन की डेट को 24 to 28 की जगह 24 से 31 3 डे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिससे किसी भी स्टूडेंट के मन में ये न रहे कि मेरे को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। एक चीज़ ये थी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा हूँ, तो हमारी वेबसाइट है CEA NSUI, उसको वो स्क्रॉल कर सकता है। उस पर सारी इंफॉर्मेशन है। इलेक्शन अथॉरिटी तक कैसे पहुंचना है, आरओ कौन है, कौन आरओ किस एरिया में अपॉइंट है, ये सारी चीज़ें वो उनके माध्यम से ले सकता है। तो ये वेबसाइट को भी वो विजिट कर सकता है। इन 3 मुद्दों को लेकर के आज हमने ये पत्रकार वार्ता आप लोगों के माध्यम से हर स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए की थी। किसी के मन में ये न रहे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ दिखाई देने लगा है। चंबा जिले के सरोल पंचायत के घोलटी गांव में भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तेज बारिश के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे कई घरों में मलबा भी घुस गया। इस घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात हुई तेज बारिश के दौरान अचानक पहाड़ी से मलबा बहना शुरू हो गया। देखते ही देखते मिट्टी, पत्थर और पानी का तेज बहाव गांव की ओर आ गया और कई मकानों के आंगन और कमरों तक पहुंच गया। ग्रामीणों ने किसी तरह अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कई परिवारों की घरेलू संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। घरों में घुसे मलबे के कारण लोगों को सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई परिवारों को रात भर जागकर अपने घरों से पानी और मिट्टी निकालनी पड़ी। गांव की गलियां और संपर्क मार्ग भी मलबे से भर गए, जिससे आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा दीवारें, उचित जल निकासी व्यवस्था और भूस्खलन रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को स्थिति से भी अवगत करवाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने और नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया भी शुरू की। लगातार हो रही बारिश के कारण क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग पहले ही प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर चुका है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों और संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों से दूर रहे तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचे। स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत उपलब्ध करवाने, क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करवाने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में लगातार बारिश के बीच स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। फिलहाल गाँव के लोग डर के साए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना जताए जाने के लिए प्रशासन ने भी क्षेत्र पर नजर बनाई हुई है और लोगों से पूरी सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है।
ठेऊ के विधायक एवं कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मंडी से सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंगना रनौत द्वारा छात्राओं और युवतियों के लिए गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चियों और युवतियों को लेकर ऐसी टिप्पणी की गई है वे भी किसी के घर की बेटियां हैं। समाज में प्रभाव रखने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां समाज में गलत संदेश देती है और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं और छात्राओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत रहती है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला या युवती के लिए अपमानजनक और असम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस्तीफा नहीं होता, रेल की दुर्घटना हो, जहाज की दुर्घटना हो, इस्तीफे नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। लेकिन लगातार जो नीट में धांधलियां हो रही थी, दूसरी बार हुआ कि पेपर लीक हुआ, उसके चलते युवाओं ने आत्महत्याएं की, देश में आक्रोश पनपा। युवा छात्र सड़कों में आए, प्रतिपक्ष का पूरा समर्थन मिला और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना पड़ा। ये दिगर बात है कि जब वो त्याग पत्र के बाद संसद भवन गए, उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ, जैसे सरकार ने उनको भारत रत्न से अलंकृत किया हो, या वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत के आए। ये इस सरकार की, इस पार्टी की मानसिकता है। और उसके बाद बहुत कुछ घटनाएं देश में हुई। आजकल संसद का सत्र भी चल रहा है। हमारे प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर जी का एक बयान आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को कोई पूछ नहीं रहा था, वो तो खुद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर धरने पे बैठ गए। अब मैं एक बात कहना चाहूँ, ये छात्रों का आंदोलन था। कांग्रेस पार्टी ने कहीं उकसाने की बात नहीं की। अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जंतर मंतर जाते तो क्या कहा जाता कि ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी भड़का रही है, छात्रों का इस्तेमाल कर रही है, तरह तरह की बातें होती। लेकिन जब छात्रों पे अत्याचार हुआ, छात्रों को बेरहमी से पीटा गया, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और आज तो सूचना भी आ गई है, क्योंकि पहले तो मुकर रहे थे कि हमने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, और अब तो ये जाहिर हो गया है कि दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं राजा बांठिया, उनके निर्देशानुसार जो है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो हिमाचल की सांसद है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और जो भी बात वो
पार्लियामेंट में करती है, पूरा देश देखता है और हिमाचल से उनका नाता है। निश्चित तौर पे उनके बयान का हिमाचल की जो छवि है, हमारी देवभूमि की छवि है, उस पर भी फर्क पड़ता है। अभी उन्होंने कहा जंजी को लेकर उनका बयान आया छात्राओं के बारे में, लड़कियों के बारे में, उसमें मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं बोल नहीं सकता कि उन्होंने क्या कहा। तमाम सोशल मीडिया में चल रहा है और आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक महिला इस तरह का बयान दे सकती। उन्होंने जो टिप्पणियां की बहुत शर्मनाक है। बच्चियों के चरित्र पर उन्होंने टिप्पणी की है, उनके रंग रूप को लेकर टिप्पणी की है। उन्हें भ्रष्ट कहा है और ये कहा है कि ये जो जनरेशन है, जनरेशन गटर, दिस वॉज द वर्ड विच शी यूज्ड। और आप गटर का मतलब समझते हैं। अब आप देखिए कि कितना बड़ा आघात हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनकी छवि को पहुंचा, विदेशों में भी पहुंचा है, क्योंकि बिकॉज शी इज मेंबर पार्लियामेंट, उनका हर शब्द इट मैटर्स। अब वो भूल गई कि जो बच्चियां वो किसी की बेटियां, किसी की बहनें, न केवल उन बच्चियों को, तमाम वो पेरेंट्स, उनको भी इस बयान से आघात पहुंचे। हिमाचल कलाकार संगठन हिमाचल प्रदेश ने सांस्कृतिक आयोजनों में कलाकारों की भागीदारी को लेकर एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को प्रमुखता से उठाया है। संगठन की ओर से वर्ष 2018 में तत्कालीन उपायुक्त शिमला को भेजे गए एक पत्र में यह मांग की गई थी कि शिमला ग्रीष्मोत्सव सहित विभिन्न सरकारी और सांस्कृतिक आयोजनों में कलाकारों के चयन के लिए किसी भी प्रकार के बिचौलियों या तथाकथित दलालों को भूमिका न दी जाए। संगठन का कहना था कि कलाकारों का चयन सीधे प्रशासन या आयोजन समिति द्वारा किया जाए ताकि वास्तविक कलाकारों को उचित अवसर प्रदान हो सके। संगठन ने आरोप लगाया था कि उस समय कई सांस्कृतिक आयोजनों में कुछ बिचौलियों कलाकारों और आयोजकों के बीच माध्यम बनकर कार्य कर रहे थे। इससे कलाकारों को मिलने वाले पारिश्रमिक में कटौती होती थी और कई प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकारों को मंच से वंचित रहना पड़ता था। संगठन का दावा था कि कुछ मामलों में कलाकारों से कार्यक्रम दिलाने के नाम पर कमीशन लिया जाता था, जिससे कलाकारों का आर्थिक और पेशेवर दोनों तरह से नुकसान होता है। हिमाचल कलाकार संगठन ने कहा कि प्रशासन स्वयं कलाकारों की सूची तैयार करे और सीधे कलाकारों से संपर्क कर उन्हें कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित करे। संगठन ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन चाहे तो संगठन प्रदेश भर के कलाकारों की सूची उपलब्ध कराने में सहयोग करने के लिए तैयार है, जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाई जा सके। संगठन का मानना है कि इससे स्थानीय कलाकारों को और गायकों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं को बिना किसी बिचौलिए के अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। 6 करोड़ के आसपास की संपत्ति है, वो कैसे है, तो उसके बैंकों की पूरी जांच होनी चाहिए। उस मतलब जो उसमें ऑर्केस्ट्रा में एक मन्नू शर्मा जिसके अकाउंट में पेमेंट आती है कलाकारों की, उसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो फर्जी ऑर्केस्ट्रा बनाया विजय कुमार ने, उसकी जांच होनी चाहिए। जो इतना 6 करोड़ रुपए का है उसकी जांच होनी चाहिए। और ये बाहर से कलाकार ला के कमीशन खा रहे हैं, इतना मोटा पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो आज का मुद्दा हमारा यही था। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, पुलिस ऑर्केस्ट्रा जी जो है बहुत ही फेमस ऑर्केस्ट्रा है हिमाचल प्रदेश का और पुलिस को संबोधित करता है जी। आपको नहीं लगता कि जो इल्ज़ाम लगाना थोड़ा गलत हो जाएगा अगर प्रूफ नहीं है?
नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है 2018 का लेटर जो डीसी को दिया हुआ हमने, इसमें विजय कुमार सबसे ऊपर है, जो दलालों में की सूची में उसका नाम है, और भी यहाँ पे दलाल हैं। तो उसमें हमने ये हमारे को कोई 15 साल हो गए विजय कुमार के, मतलब जो सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, 15 साल हो गए हमारे को। तो अब हमारे पास सबूत भी हैं सारे, तो सबूत भी हम पेश करेंगे कोर्ट में। विजय कुमार अभी फिलहाल उसको सस्पेंड किया हुआ है। वो मुद्दा सिर्फ 6,000 का मुद्दा नहीं है कि उसके अकाउंट में कहीं 6,000 रुपये आ गए तो उसको सस्पेंड किया है। मुद्दा कुछ और भी है। डीजीपी साहब को कुछ देखा होगा डीजीपी साहब ने कि ये मुद्दा कुछ और ही है, करोड़ों का मुद्दा है ये, तो जिससे उसे सस्पेंड किया गया है। खाली 6,000 रुपये से कौन किसी को सस्पेंड करेगा? तो अभी और भी इंक्वायरी उसके ऊपर चल रही है, वो भी इंक्वायरी सामने आएगी तो देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी तो दलालों के ऊपर लड़ाई चली है, चली रहेगी। बिल्कुल मेरा तो डीजीपी को ये कहना है कि मतलब इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। विजय कुमार, मन्नू शर्मा, दोनों के अकाउंट में पैसा आता है, जो बाहर के कलाकार बुलाते हैं ये, उनके इन दोनों के अकाउंट में पैसा आता है, तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा सबको बांटते हैं, बाकी पैसा इनकी जेबों में जाता है। कहाँ से? मेरे सामने तो ये भर्ती हुआ था सिपाही, और इतनी जल्दी ये 3 स्टार लग गए इसको, है ना जी। और करोड़ों की संपत्ति बना दी इसने। सिरमौर में इसकी संपत्ति है, सोलन में इसकी संपत्ति है, भराड़ी में इसकी संपत्ति है। तो एक आम आदमी कैसे इतनी जल्दी से इतनी संपत्ति बना सकता है? तो ये बहुत गंभीर मामला है। तो डीजीपी को इसकी सारे जांच करवानी चाहिए, इसके अकाउंट की, मन्नू शर्मा के अकाउंट की। वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि सभी लोगों को पता लगे कि विजय कुमार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, और उसके अकाउंट में कितना पैसा आया, मन्नू के अकाउंट में कितना पैसा आया। क्योंकि ये ज़्यादातर पेमेंट जो है मन्नू के अकाउंट में डलवाता है। वो मन्नू इसके उसमें ही है, जो अपने ग्रुप है इसका, उसी में है। बाकी हमने एक और मुद्दा था हमारा कि विजय कुमार अपनी घरवाली को फॉरेन टूर पे लेके गया। वो कोई ऑर्केस्ट्रा में नहीं है, वो कोई नाचने वाली नहीं है, वो कोई गाने वाली नहीं है। वो फॉरेन कैसे गई? उसको क्या डीजीपी ने परमिशन दी थी फॉरेन जाने की? वो किसके खर्चे पे गई? वो सरकारी खर्चे पे गई या इसने खर्चा खुद का किया? जो फॉरेन में उन्होंने सभी ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ने ड्रेस पहनी थी, वही उसकी घरवाली ने ड्रेस पहनी। वो ड्रेस उसको किसने दी? ये इसके सारी चीज़ों का एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे वो फॉरेन गई। डीसी को मैंने खाली शिमला में लेटर नहीं दिया है, मैंने मंडी डीसी को लेटर भेजा है, कुल्लू डीसी को लेटर भेजा, चंबा डीसी को लेटर भेजा है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की है। क्योंकि बड़ा गोलमाल चला हुआ है इसमें, जो कलाकारों की पेमेंट आती है उसमें बड़ा झोल चला हुआ है। तो ये जिस तरह चला हुआ है वो सोच रहे हैं कि चलने दो ऐसे ही, कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने साफ साफ नाम लिख के भेजे हैं कि ये बंदा दलाल है और ये बंदा किराए पे आ रहा है कलाकार। तो कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ना शिमला वाले ने की, ना किसी बाहर वाले ने की है। तो इस पे काफ़ी मतलब मुद्दा बनता है हमारा, और आगे भी मुद्दा चलता रहेगा इस तरह से। एडीआर रिपोर्ट को लेकर भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है और अपनी सभी संपत्तियों का विवरण चुनावी शपथ पत्र में पहले ही सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जिस जमीन का उल्लेख है वह वर्षों पहले खरीदी गई थी और समय के साथ उसकी कीमत बढ़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट में उनकी एमए और एलएलबी की डिग्रियों का उल्लेख नहीं किया गया, जिसे सुधारा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि किसी को उनकी संपत्ति पर संदेह है तो जांच एजेंसियां उपलब्ध है और वह किसी भी जांच के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि जो जाना चाहता है वह जा सकता है। कांग्रेस को विचारधारा से जुड़े लोग चाहिए, बिकने वाले नहीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कुछ विधायक भी कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन पार्टी ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेगी। प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री संबंधित बयान का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि बेदाग हो, जो योग्य शिक्षाविद हो और जिसके कार्यकाल में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया। आपके वक्त कोई झूठ नहीं दिखाया जाता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कितना षड्यंत्र आपको लग रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी वाले मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं और इस राजनीतिक तरीके से किसी न किसी तरफ से उनका सोशल मीडिया अटैक करता रहता है। सर, आपने एक बयान दिया कांगड़ा में कि कोई एमएलए भाजपा में जाना चाहे तो जा सकते हैं, तो क्या कांग्रेस में मैं नहीं,
मुझसे आप जैसे आपने सवाल पूछा उसी तरह सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेस का एमएलए बीजेपी में जाना चाहते हैं, मैंने बोला जाए, खुला है। अब कोई बिकना चाहता है राजनीतिक मंडी में तो उसमें मैं कोई नहीं कर सकता, जा कोई नहीं रहा है, लेकिन कोई अगर जाना चाहता रोक तो नहीं सकते। हमारे पास तो कांग्रेस की विचारधारा के लोग चाहिए हमें। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक हमारे पास आते हैं, मिलते हैं कि अगला चुनाव में उनको लगता है कि टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा जा सकता है। तो मैंने कहा कि चंदा चोर और पेपर लीक वाली भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी से कोई भी आदमी हम नहीं लेंगे। भाजपा का अगर टिकट कोई एमएलए मांगेगा तो कांग्रेस ले देगी। ना वो पेपर लीक उन्होंने करवाया है, चंदा चोरी उन्होंने की उनकी विचारधारा ने करवाया है। तो ये सब लोग जो है चंदा चोर और पेपर लीक वाली पार्टी बन चुकी है। दिखाना कुछ और होता, दिखावा कुछ और होता नहीं। सर पिछले कल प्रियंका गांधी ने बयान किया है संसद में कि जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं उनकी छवि भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा, प्रियंका गांधी जी ने अगर कोई बयान दिया तो सही कहा कि उनकी छवि ठीक नहीं है, तभी उसको शिक्षा मंत्री तो उसको बनाना चाहिए जो शिक्षा भी दो, जो अच्छी तरह पेपर लीक ना करवाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। सर लगातार आपका जो ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे आपने दौरा किया, घाटी में भी किया है, क्या नहीं बहुत निश्चित रूप से अभी मेरी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से भी बात हो रही थी। चंबा में बहुत नुकसान हुआ है तो अभी मैं उनसे बात करूंगा और मैं जब अब जाऊंगा तो चंबा में उस नुकसान को भी मैं देखने जाऊंगा। कंगना राउत ने भी कल एक बयान दिया है युवा को लेकर, गटर से तुलना यहाँ पर की, उसको इस बयान देखो प्रदेश के युवा जो है जो नीट स्ट्राइक पर बैठे हैं उनको इस प्रकार का बारे में कहना बहुत गलत बात है। और अपनी जो बात उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए रखी थी उसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए, वो राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है जो कि गलत है। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में जनजीवन को प्रभावित करना भी शुरू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के शिमला केंद्र ने राज्य के कई झीलों के लिए आगामी 2 दिनों तक 29 से 30 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता अभी कमजोर पड़ने के कोई संकेत नहीं है और 31 जुलाई से 3 अगस्त तक भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नदी नालों का जलस्तर बढ़ने, जल भराव, तेज हवाओं और सड़कों पर फिसलन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कई स्थानों पर भारी वर्षा ने मौसम का मिजाज और अधिक गंभीर बना दिया। चंबा जिले के चोट में सर्वाधिक 14 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा नैना देवी में 12 सेंटीमीटर, चुवाड़ी में 11 सेंटीमीटर, कटोला में 9 सेंटीमीटर तथा मोराली देवी में 8 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। शिमला, मंडी, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर सहित कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। IMD के जिलावार पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार 29 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और चंबा जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गुरुवार 30 जुलाई को भी बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों सहित कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके अतिरिक्त शिमला, कुल्लू, सोलन, ऊना और हमीरपुर जिलों में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार सक्रिय मानसूनी प्रणाली के चलते प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने आग्रह किया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। पहाड़ों से मलबा गिरने, सड़कें अवरुद्ध होने और छोटी बड़ी नदियों तथा खड्डों के जलस्तर अचानक बढ़ने की आशंका बनी हुई है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे यातायात प्रभावित होने के साथ साथ लोगों को
आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम, बिजली आपूर्ति बाधित होने और पेयजल योजनाओं पर भी असर पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। विभाग ने किसानों और बागवानों को भी मौसम की ताज़ा जानकारी पर लगातार नजर बनाए रखने की सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक वर्षा फसलों, सब्जी और बागवानी उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकती है। सेब, मक्की, सब्जी और अन्य मौसमी फसलों वाले क्षेत्रों में जलभराव तथा मिट्टी के कटाव का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और मौसम विभाग द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमानों के अनुसार कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से नदी नालों, खड्डों और जल भराव वाले क्षेत्रों के पास न जाएं। भूस्खलन संभावित इलाकों में यात्रा करने से बचें तथा यदि अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की वर्तमान स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। स्थानीय प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। विभाग का कहना है कि समय रहते सतर्कता और सावधानी बरतकर संभावित दुर्घटनाओं और जनहानि से बचा जा सकता है। लगातार सक्रिय मानसून को देखते हुए प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्यों के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट भी रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण और हरित हिमाचल के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से शिमला के गोल पहाड़ी क्षेत्र में होमगार्ड विभाग की ओर से एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अर्बन तहसीलदार भीषम कंवर ने शिरकत की और पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद, सहकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोअर कैथू के प्रिंसिपल, विद्यालय के इको क्लब की प्रभारी सुनीता, शिक्षक, छात्र छात्राएं, होमगार्ड के जवान तथा वार्ड के बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूल लोअर कैथू के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और वृक्षारोपण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संदेश भी दिए। बच्चों ने पौधे लगाकर यह संकल्प लिया कि वे केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन पौधों की नियमित देखभाल भी करेंगे ताकि आने वाले वर्षों में ये पौधे बड़े होकर पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में योगदान दे। मुख्य अतिथि अर्बन तहसीलदार भीषम कंवर ने भी अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते वन क्षेत्र जैसी चुनौतियों के बीच वृक्षारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एक पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक जरूरी उसकी नियमित देखभाल करना भी है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी जिम्मेदारी ले तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद ने भी लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील करते हुए कहा कि हरित क्षेत्र बढ़ाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ते निर्माण कार्यों के कारण हरियाली लगातार कम हो रही है, इसलिए ऐसे अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय की प्रिंसिपल और इको क्लब की प्रभारी सुनीता ने भी कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक जिम्मेदारी का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यालय समय समय पर स्वच्छता, वृक्षारोपण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो सके। होमगार्ड विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय समय पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करता रहता है और वृक्षारोपण अभियान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। एक पेड़ हर वर्ष लगाए, धरती माँ का कर्ज चुकाए। एक पेड़ हर वर्ष लगाए, धरती माँ का कर्ज चुकाए। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। हरा भरा हो अपना देश, हरा भरा हो अपना देश। पेड़ लगाना सबसे श्रेष्ठ, हरा भरा हो अपना देश। पेड़ लगाना सबसे श्रेष्ठ। ये बहुत अच्छी पहल है मैम। जैसे इतने छोटे छोटे बच्चे अभी इनकी इसमें विज़न है कि भाई आज हमने पौधारोपण करना है। जब आज ये पौधा लगाएंगे, जब ये जितने बड़े होंगे तो उस टाइम तक इनके पौधे बड़े हो जाएंगे। और नेचुरली जैसे यहाँ नेचुरल क्लाइमेटी का देख रहे हैं आप, कितना आ रहा है, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं।
इससे काफ़ी रोकथाम होगी। और जैसे मान लो पेड़ गिर रहे तो लगने नहीं, अगर पेड़ लगे ही ना तो गिरते रहेंगे। जब पेड़ लगेंगे तो नेचुरली नेचर को आराम मिलेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छी पहल है। अगर इस तरह से मतलब हर जगह ऐसा होता रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा नेचर के लिए भी और वैसे भी। जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये भी मेरे ख्याल प्लांटेशन हर साल लगाते हैं। कौन फॉरेस्ट है? हर साल लगते हैं। हाँ, हर साल लगाते हैं प्लांटेशन। ओके सर। ये हमारे आदेशिक मुद्दे गृह क्षत्रिय तेवानी की ओर से ये डायरेक्शन है और हमारे को ये आदेश दी गए। उनके आदेश अनुसार हम जो है यहाँ वृक्षारोपण के लिए आए हैं। मैंने कल साहब से रिक्वेस्ट की, तहसीलदार महोदय से, अर्बन से, ये भी पधारे और इनकी टीम भी आई। काउंसलर कैंथू, श्रीमती कांता स्याल जी, इन्होंने भी बच्चों को लेके अपनी उपस्थिति जो है यहाँ दर्ज की। ये हमने कल ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हायर किए ये पेड़ और आज जो है इसको लगाने का हमारा मिशन है। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे एक कहने पर बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पे लेके आए पौधारोपण के लिए, ताकि आने वाली जो हमारी जनरेशन है इनको आगे सीख मिले कि पौधा बचाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और पेड़ लगाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और नायब तहसीलदार साहब भी आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ कि ये यहाँ पे इस एरिए में पौधा लगाने आए हैं। और बाकी होम गार्ड के जो पूरा स्टाफ है मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पे पौधा लगाने आए हैं। साथ में हमारे वार्ड के जो कमेटी बनी है यहाँ पे, डेवलपमेंट कमेटी हमारी जो है, वो भी यहाँ पे आए हैं पौधा लगाने के लिए। तो हमारे जो लोकल एरिया है यहाँ पे वैसे तो हरियाली काफ़ी है, फिर भी हम चाहते हैं कि पौधे जो है हरे भरे रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण हो। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के शिमला शहर कमेटी ने बुधवार को नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर से शेरे पंजाब चौक तक विरोध रैली निकाली और केंद्र सरकार तथा संबंधित एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में शामिल छात्र छात्राओं ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। रैली के दौरान एसएफआई नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक प्रकरण ने देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों का विश्वास परीक्षा प्रणाली से डगमगा दिया है। उनका कहना था कि मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। संगठन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करवाई जाए तथा पेपर लीक में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान एसएफआई ने दिल्ली में संगठन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक और छात्र संगठन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है और विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास उचित नहीं है। संगठन ने गिरफ्तार सभी कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई की मांग की है। एसएफआई नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि देश की प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाए रखे। उनका कहना था कि यदि परीक्षा प्रणाली में लगातार गड़बड़ियां सामने आती रहेगी तो इसका सीधा असर लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। मैं अनिल ठाकुर एसएफआई का राज्य अध्यक्ष हूँ। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं कि एसएफआई डीसी ऑफिस से लेकर पूरे पंजाब में जो है एक रैली जो हमने की है, वो इस बात को लेकर जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो देश की सरकार है इसकी तानाशाही पिछले 11 सालों में लगातार हम देखते आए। उसी तरह से पिछले कल हमने देखा कि किस तरह से देश की सरकार ने छात्रों और नौजवानों से वादा किया था कि हम जो है देश में जो आंदोलन
जो स्वतःस्फूर्त आंदोलन नीट पेपर के खिलाफ जो हो रहे हैं उसमें जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर जो FIR है उनको वापस लेंगे और उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कल दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो JNU के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे वहाँ के IC घोष SFI के ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया के उनको गिरफ्तार करने के लिए जो दिल्ली पुलिस जो है CPIM के कार्यालय के अंदर आती है, ये अपने आप में एक निंदनीय है, अपने आप में जो है ये शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि देश की सरकार अपने वादों से जो है मुकर रही है। देश की सरकार ने कहा था कि हम जो है देश के छात्रों के ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं करेंगे, लेकिन देश की सरकार अपनी तानाशाही रवैया से आ गई है। इसीलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि देश की सरकार को देश के छात्रों ने अभी तक झुकाया है और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को देना पड़ा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह से तानाशाही रवैया देश की सरकार का रहेगा, देश की सरकार अगर देश के छात्रों पर जो है FIR लाती रहेगी, उनको जो है जेलों में डालने का प्रयास करेगी, ये आंदोलन जो है उसके खिलाफ बड़ी उग्रता के साथ पूरे देश के अंदर चलता रहेगा। ये जताने के लिए जो हमने आज जो जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से